जर्मनी के बारे में, बर्लिन के बारे में भी एक समझौता किया। ये कहा गया कि अब पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन जा सकेंगे, उनके पर कोई रुकावट नहीं होगी, और ये शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। दो जर्मन राज्यों का सिद्धांत। 19 नवंबर 1972 को पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बोन में इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे 23 साल से चली आ रही तनातनी का अंत हो गया और दोनों जर्मन राज्यों ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, और 1973 में दोनों जर्मन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की गई। अगला है यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। 3 से 6 जुलाई 1973 को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव को ख़त्म करें, शीत युद्ध का अंत करें और सुरक्षा की भावना पैदा की जाए। द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन नवंबर 1974 को व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम करने का एक प्रयत्न था, जिसमें सोवियत नेता ब्रेजनेव और अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड की मुलाकात हुई और सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौते की रूपरेखा तैयार की गई। अगला है तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। ये सम्मेलन बेलग्रेड में जून 1977 में हुआ, जिसमें 50 यूरोपीय देशों ने भाग लिया। पूरब और पश्चिम सुरक्षा सद्भाव स्थापित करने यूरोपीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब है शीत युद्ध के विस्तार का छठा चरण 1980 से 1989 तक। जो ये षष्ठ चरण है, इससे लोग दूसरा शीत युद्ध भी कहते हैं, नव शीत युद्ध भी कहते हैं। वैसे तो रीगन के सत्ता में आने पर ही शीत युद्ध की घोषणा वापस से हो गई थी, जब उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को पुनः अपने कार्य पर लगाया जाएगा, अस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, मित्र राष्ट्रों का पुनर्शस्त्रीकरण किया जाएगा, शस्त्रों की होड़ तेज की जाएगी और सोवियत संघ के प्रति कठोर नीति अपनाने की घोषणा की जाएगी, जिससे कि देतांत काल को धक्का पहुंचा और नवीन शीत युद्ध की घोषणा हो गई। अनेक अहम मुद्दे देखते हैं इसमें। 1971 में बांग्लादेश का जो स्वाधीनता संघर्ष हुआ, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। अब पश्चिम एशिया का जो संघर्ष हुआ, अमेरिका ने इजराइल की पीठ थपथपाई, तो सोवियत संघ ने अरबों का पक्ष लिया था। उसके बाद पश्चिमी जर्मनी में राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में भी दोनों अलग अलग पक्षों का साथ दे रहे थे। 1975 में अंगोला में विरोधी गुटों का साथ दिया और सोवियत संघ ने क्यूबा में, 1977 में इथोपिया सोमालिया विवाद में दोनों महाशक्तियाँ अलग अलग पक्षों के साथ में थीं। रोडेशिया में भी अलग अलग पक्ष के साथ में थीं। पश्चिमी देश दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का समर्थन करते थे, तो सोवियत संघ इसका कट्टर विरोधी था। राष्ट्रपति कार्टर ने सोवियत सेना की उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की। जबकि 1979 के अंत में अफ़गानिस्तान में सोवियत सेना थी, वहाँ पर सोवियत सेना का हस्तक्षेप हुआ, तो अमेरिका ने बहुत बवाल उठाया और उसे विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा कहा गया, जिससे कि शीत युद्ध का नवीनीकरण हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन के सत्ता में आते ही उन्होंने स्टार वार कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिससे शांति के प्रयासों को धक्का लगा। 1983 के मध्य में दक्षिण कोरिया के विमान को सोवियत संघ द्वारा मार गिराया जाना, उस पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया की और
सोवियत विमान आएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में भाग लेने के लिए, तो उन्होंने सुरक्षा की अपील की, लेकिन अमेरिका ने आवश्यक सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इस पर सोवियत संघ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय अमेरिका से हटाया जाए। स्टार वार कार्यक्रम के विरुद्ध सोवियत संघ ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए परमाणु परीक्षण किया। तो सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाना शीत युद्ध के बढ़ावा देने वाला कदम था। अमेरिका ने भी ये चेतावनी दी कि भाई अब हम भी वापस अपने काम पे लग जाएंगे। 1988 में रीगन ने कांग्रेस को जो दस्तावेज सौंपे उसमें सोवियत संघ के प्रति अविश्वास दर्शाया गया था। इस प्रकार शीत युद्ध लगातार 6 चरणों में रहा। इसका विस्तार, इसका प्रसार और इसके विश्व राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़े। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अब हम प्रभाव देखेंगे। शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। पहला है कि विश्व का 2 गुटों में विभाजित होना। सारी दुनिया अब 2 गुटों में बढ़ गई, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ। विश्व के जितने भी राष्ट्र थे वो इन दोनों के समर्थक हो गए। अगला है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। सोवियत संघ और अमेरिका के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरा तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास की स्थिति आ गई, जिससे लगा कि एक छोटी सी चिंगारी तृतीय विश्व युद्ध भड़का सकती है। युद्ध के वातावरण को बनाए रखा, इसीलिए नेहरू ने इसे निलंबित मृत्युदंड कहा है। आणविक युद्ध की संभावना का भय। जब ऐसे हालात हो रहे थे, क्यूबा के संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी, तो लोगों में आणविक शस्त्रों की होड़, उनके निर्माण की गति बढ़ गई और पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। सब लोग शांति छोड़कर हथियार इकट्ठे करने लगे। अगला है सैनिक संधियों, सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। अब सैनिक हथियार तो इकट्ठे किए ही और अनेक सैनिक गठबंधनों को भी जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव हुआ। ये शीत युद्ध की वजह से ही सब हुआ था। शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। हर देश को ये लगने लगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो वो अपने मानवीय कल्याणकारी कार्यों को छोड़कर शस्त्रीकरण बढ़ाने लगा और विश्व में शस्त्र निर्माण की होड़ लग गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण। ये माना जाने लगा कि जो दुनिया है वो 2 भागों में विभक्त है। एक खेमा देवताओं का है, दूसरा खेमा दानवों का है। एक तरफ काली भेड़ें हैं तो दूसरी तरफ सफ़ेद भेड़ें हैं और सारी दुनिया यंत्र के समान नज़र आने लगी। 7वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। अब शांति का अर्थ भी युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा और पूरे विश्व में सैनिक दृष्टिकोण ही होने लगा। चल रहा है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु बनाना। चूँकि दोनों महाशक्तियाँ आपस में लड़ रही थी, हर एक मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोणों का समर्थन कर रही थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति केवल मूक दर्शक बनकर रह गई और ये राजनीति का अखाड़ा बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहाँ पे सभी भाषण देते थे, सुनता कोई नहीं था। अगला है सुरक्षा परिषद को लकवा मार जाना। सुरक्षा परिषद जैसी संस्था की स्थापना इसलिए की गई थी कि शांति और सुरक्षा स्थापित करने की त्वरित फैसला ले लिया जाए, उसका भार डाला गया था। लेकिन ये तो अमेरिका और सोवियत संघ पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा बन गई। आपसी स्वार्थों के कारण शांति प्रस्तावों पर वीटो किया जाने लगा, जिससे कि सुरक्षा परिषद कोई फैसले नहीं ले पा रही थी।
अगला पॉइंट यही आता है, मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता, अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण शक्ति की राजनीति तक ही सीमित रहा। शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर केवल नकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़े, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। पहला है कि शीत युद्ध के कारण ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। विश्व में दो गुट थे। अब बहुत से राष्ट्र ऐसे थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। और दूसरा, तकनीकी और प्राविधिक उन्नति, विशेषकर आणविक शक्ति का विकास। जब एक दूसरे के युद्ध में उलझे हुए थे राष्ट्र, बहुत ज़बरदस्त शीत युद्ध में उलझे हुए थे, तो उस टाइम वो तकनीक का विकास कर रहे थे और आणविक शक्ति का विकास इस दौर में तेज़ी से हुआ। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को शक्तियां हस्तांतरित होना। चूँकि हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, तो ऐसे में महासभा को शक्तियां दी गई हैं कि वो शांति का कार्य कर सकती है। अगला है यथार्थवाद का प्रादुर्भाव। राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद आया। ये देखा जाने लगा कि हर एक राष्ट्र अपने हित पर ध्यान देता है। मॉर्गनथाउ ने यथार्थवाद का बुलंद शब्दों में अनुसरण किया और ये बताया कि हर एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान रखते हुए ही विदेश नीति का निर्धारण करता है और यथार्थवाद हर एक कार्य और हर एक नीतियों में देखा जा सकता है। और शीत युद्ध से ही शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ देख लिया है। इसका निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध के अंत का जो मुख्य कारण है, शीत युद्ध अंत हो चुका है, अभी अतीत की वस्तु बन गई है। और इसके अंत का जो मुख्य कारण है वो पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त होना। पहले तो साम्यवाद पूर्वी यूरोप से ख़त्म हुआ, फिर सोवियत संघ से भी साम्यवाद ख़त्म हो गया और सोवियत संघ में पहले आर्थिक फिर राजनीतिक संकट उभरा और फिर साम्यवाद पूरी तरह ख़त्म हो गया। सोवियत संघ अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं रहा, तो राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने अपनी स्थिति का मूल्यांकन करते हुए शीत युद्ध की राजनीति को त्यागना ही उचित समझा और आज शीत युद्ध अतीत की वस्तु बन चुका है और अब शीत युद्ध जैसी कोई चीज़ नहीं है। धन्यवाद।